हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, जिसमें कि हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जो कि हमारे केमिस्ट्री वाले पोर्शन से हमने लिए थे। ठीक है, तो जितने भी आपके केमिस्ट्री के अंडर जितने भी चैप्टर्स आते हैं, उन चैप्टर्स के हमने क्वेश्चन आंसर्स देखे थे। उन्हीं में हम कुछ और क्वेश्चन के आंसर आज जानेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से आपका प्रश्न किसी टॉपिक से पेपर में पूछा जाएगा वो हम देखेंगे, और आपको कितना उसका आंसर लिखना है वो यहाँ पर बताया जाएगा। ओके, तो जो भी क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे उनको आप नोट करते रहेंगे साथ साथ, और कोई डाउट होगा आपका तो आप सेशन में पूछ लेंगे। ओके, आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे थे। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। एक बार क्विक रिवीजन लेंगे उन क्वेश्चंस का, फिर आगे चलेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन था, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। तो आयरन गेट को रस्टिंग से किस प्रकार से बचा सकते हैं पेंट लगाने से, वो हम पूछ रहे थे। तो रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स कांटेक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन। बाय पेंटिंग एन आयरन गेट वी प्रिवेंट द कांटेक्ट बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। दिस हेल्प इन प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो आयरन जो है, लोहे का गेट हम बोल रहे हैं, तो गेट लोहे से बना हुआ है, तो लोहे से ऑक्सीजन का और वाटर का कांटेक्ट पेंट लगाने से टूट जाता है, इस वजह से रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट। तो डेजर्ट में क्योंकि नमी कम होती है और नमी की मात्रा नहीं होती, वहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से आपका वहां पर डेजर्ट वाले एरिया में क्या होगा, रस्टिंग जो है वो धीरे धीरे होगी। जबकि अगर कोस्टल एरियाज की बात करें तो वहां पर आर्द्रता ज्यादा होती है, यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, वहां पर फास्टर होती है रस्टिंग, यानी कि ज्यादा तीव्र गति से लोहे पर जंग लग सकता है। ओके, चलिए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर आपने देखा था। भौतिक परिवर्तन भौतिक गुणों में परिवर्तन की बात करता है, वहीं पर रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है जब या कंपोजिशन चेंज हो जाता है, नया कोई पदार्थ बनता है, तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन आपका उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय प्रकार का हो सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय प्रकार का होता है। क्लियर है? उसके बाद हमने बात की थी कि जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें नया पदार्थ नहीं बन रहा है और एनर्जी का एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो रहा है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में आपका नया पदार्थ भी बन रहा है और एब्जॉर्प्शन जो एनर्जी का है वो बहुत ज्यादा होता है, साथ साथ इवोल्यूशन भी हो सकता है। ओके, द हैंडल ऑफ अ प्रेशर कुकर इज कवर्ड विद द थिक प्लास्टिक। प्रेशर कुकर के हैंडल जो होते हैं वो थिक प्लास्टिक से कवर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पूरा आपका बर्तन है वो ऊष्मा का चालक होता है, तो हैंडल तक भी ऊष्मा आ जाएगी, यानी गर्म हो जाएगा। तो जब हैंडल को आपके उससे बचाना है, गर्म होने से बचाना है, यानी कि आप हैंडल से क्या करते हैं, पकड़ते हैं ना बर्तन को, तो बर्तन को पकड़ने के लिए प्लास्टिक कवर लगाया जाता है ताकि आपके हाथ उससे जले ना। ओके, डिफरेंस बिटवीन टू मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, दैट इज कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। संवहन और चालन में डिफरेंस बताना था। तो संवहन, जब द्रव के मॉलिक्यूल के अंदर ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है तो उसको संवहन कहा जा रहा है, और ठोसों में जब आप ऊष्मा बह रही है, ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो उसको कंडक्शन यानी चालन कहा जा रहा है। ठीक है, तो दोनों में ही ऊष्मा का प्रवाह देखा जाता है। और ऊष्मा कैसे बहती है आपकी, जहां ज्यादा होगा टेम्परेचर, यानी कि हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ को ऊष्मा का प्रवाह होता है। क्लियर है? और ये आपने देख लिया है कि कंडक्शन सॉलिड्स में होता है और कन्वेक्शन आपका लिक्विड या गैसेस में देखने को मिलता है। ओके, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई एसिड। एसिड्स की आपको विशेषताएं बतानी है जिसमें कि एसिड को पहचान पाएंगे। ओके, तो क्या क्या विशेषताएं हैं? खट्टे होते हैं स्वाद में, दे आर सोर इन टेस्ट। अब सारे एसिड्स को तो चख नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। कौन सा टेस्ट? लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट कैसे करते हैं, ब्लू रेड कलर के लिटमस पेपर होते हैं, उनको आप एसिड के उस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाएंगे जिसको आपको पता करना है कि ये एसिड है या बेस।
लाल लिटमस में डालेंगे तो कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, जबकि अगर ब्लू लिटमस के कांटेक्ट में आपका कोई भी एसिड आता है तो वो ब्लू लिटमस को कैसा कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एसिड का डाइल्यूशन जब किया जाता है तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या है, ऊष्मा वहां पर उत्पन्न होती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा वहां पर इवॉल्व होती है। तो ये सारी क्या है, विशेषताएं हैं अम्ल की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि एक किसान जो खेती करता है उसकी फसल की पैदावार अच्छी नहीं हो रही है, तो वो कृषि वैज्ञानिक के पास जाता है और कृषि वैज्ञानिक के पास जाकर के क्या पूछता है कि मुझे बताइए कि यहाँ कृषि की पैदावार अच्छी क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि या तो मृदा जो है, मिट्टी जो है, सॉइल, वो बहुत ज्यादा एसिडिक यानी कि अम्लीय हो गई होगी या फिर क्षारीय हो गई होगी। अगर ऐसा होता है, मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय है या फिर क्षारीय है, तो आप कौन कौन से उनको रेमेडीज सजेस्ट करेंगे, यानी कि उपचार बताएंगे मृदा को या सॉइल को ट्रीट करने के। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई है तो कोई बेस मिला दीजिए। ठीक है, जिसमें हमने स्लेक्ट लाइम और क्विक लाइम की बात की, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि जब एसिड को बेस से ट्रीट किया जाएगा तो न्यूट्रलाइज रिएक्शन होगी। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा बेसिक हो गई है मिट्टी तो तब क्या किया जाएगा, उसमें एसिड मिला जाएगा। और एसिड हम यहाँ पर मैन्योर खाद, जैविक खाद जो होती है, कंपोस्ट हो गया, उसको मिलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये एसिड रिलीज करते हैं। ठीक है, एसिड रिलीज करेंगे, बेसिक पहले से है मिट्टी, तो एसिड और बेस फिर न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी मिट्टी का पीएच बैलेंस हो जाएगा और उसकी पैदावार को दोबारा बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है? इसीलिए अगर किस फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, क्यों, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, यानी कि उर्वरता बढ़ानी है मिट्टी की, तो उसमें उर्वरक डाले जाते हैं या फिर क्या डाला जाता है, खाद वगैरह डाली जाती है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट था आपका इस क्लाउड फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज एक्सप्लेन। तो आपको पता है क्लाउड फॉर्मेशन यानी बादलों का बनना। तो बादल कैसे बन रहे हैं, समुद्र से पानी वाष्पीकृत हो रहा है या किसी भी जल स्रोत से पानी वाष्पीकृत भाप बन के उड़ रहा है और ऊपर जाके कंडेंस यानी संघनित हो रहा है और बादलों का निर्माण हो रहा है। तो पानी का जो है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जैसे वो पहले लिक्विड स्टेट में थी, लिक्विड से फिर वो वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हुई, तो लिक्विड से गैसेस स्टेट में गई। तो सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज है। तो जब भी फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था का परिवर्तन यानी भौतिक परिवर्तन, तो बादलों का बनना क्या है, एक फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन है, जहां पर क्लाउड जो फॉर्म होते हैं बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। किसके कारण, जल वाष्प संघनित हो रहा है और उसके कारण व्हेन रेन वाटर गोज बैक ऑन द अर्थ, जब ये वापस बारिश बन करके नीचे गिरती है, नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, वो वाटर ही है, H2O के मॉलिक्यूल ही हैं जो अलग अलग स्टेट में घूम रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर इट इज अ फिजिकल चेंज, इसलिए ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। क्लियर? तो इतना हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। किस विधि के द्वारा आपका खाना बनाते हैं प्लांट्स? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कैन वी कॉल फोटोसिंथेसिस अ केमिकल चेंज? क्या हम फोटोसिंथेसिस को एक रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? क्या यह एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज? और अगर है तो उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो व्याख्या करनी है कि कैसे ये आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। During photosynthesis, the plant intake carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight to form two new substances, that is glucose and oxygen gas.
ठीक है, क्या होता है? अच्छा, फोटोसिंथेसिस में कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लियर? क्लोरोफिल यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, यानी कि इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। और रिएक्शन किस किस के बीच होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच आपकी रिएक्शन चलती है। ठीक है, और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट क्या बनता है? ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रकार से रिएक्शन होती है, ये आपकी अभिक्रिया चलती है फोटोसिंथेसिस में। क्या देखते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड आपका वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? ग्लूकोज बना रहा है। ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं, ये रिएक्शन आपकी किसकी प्रेजेंस में हो रही है? आपके क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट्स में पाया जाता है, जिसके कारण पौधे आपके कैसे दिखाई देते हैं? हरे दिखाई देते हैं। ओके, तो इससे क्या समझे? एक तो कि जो भी आपके ग्रीन कलरिंग प्लांट है उन्हीं में आपको फोटोसिंथेसिस होता हुआ दिखाई देगा। ओके, और चूंकि यहाँ पर नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये आपके दो, ये ग्लूकोज है और ये आपका क्या है? ऑक्सीजन है, 6O2 जिसे हमने लिखा है। ये दो नए प्रोडक्ट आपके बने हैं। चूंकि नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, जब भी नया प्रोडक्ट कोई बनेगा तो नए प्रोडक्ट का अर्थ क्या है? कि वहां पर आपका केमिकल चेंज हो रहा होगा। क्लियर? तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिल करके दो नए पदार्थ बनाते हैं, जो कि क्या है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन है। चूंकि यहाँ पर दो नए पदार्थ बन रहे हैं, इसीलिए ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, जल्दी से आंसर नोट करेंगे इसका, फिर आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ ओजोन लेयर एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड। ओजोन की परत एक प्रोटेक्टिव शील्ड की भांति, यानी कि जो क्या कर रही है? सुरक्षित कर रही है, यानी कि कवच की भांति कार्य कर रही है। और किसको कवर करती है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। यह आपका अर्थ है, इसके बाहर कई सारे अलग अलग लेयर्स। ठीक है, तो इन्हीं में एक लेयर कौन सी है? ये O2 वाली, O3 वाली, O3 ओजोन लेयर। ठीक है, O2 तो ऑक्सीजन होता है, तो O3 लेयर है आपकी ओजोन की लेयर। ये प्रोटेक्टिव शील्ड की भांति कैसे कार्य कर रही है? तो ये ओजोन लेयर क्या करती है आपका? यहाँ सन है, कहीं सन से क्या आ रही है? सनलाइट आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है। ये सन से अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी। अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ आएंगी? डायरेक्ट अर्थ पर आएंगी, इस प्रकार से यूवी रेज, जो कि क्या होती हैं? हार्मफुल रेज होती है। ठीक है, हार्मफुल का मतलब क्या है? हानिकारक है या खतरनाक है, जिनसे क्या होगा? खतरा होगा। किसको? अर्थ को। और अर्थ में कौन है? हम लोग हैं। हमें क्या होगा? इन यूवी रेज से खतरा है। कैसे? ये यूवी रेज अगर हम डायरेक्ट इनके कांटेक्ट में आएंगे तो कई प्रकार के स्किन डिजीजेस हमको हो सकती हैं। ठीक है, तो ओजोन की लेयर क्या करती है? ओजोन की लेयर रोकने का काम करती है, इन जो भी आपकी अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं इनको रोकने का। ओके, इस प्रकार से तो बहुत कम मात्रा में यूवी रेज इससे पास होती है, तो इस वजह से, इसीलिए क्या करती हैं? ये प्रोटेक्टिव शील्ड की भांति कार्य करती है। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस
फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, यूवी रेज या यूवी रेडिएशन जिन्हें हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इससे हमको बचाती है O3 यानी ओजोन की लेयर। ओके, विच कम फ्रॉम द सन, जो कहां से आ रही है, सन से आ रही है, यानी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमको ओजोन लेयर बचाती है। ठीक है, ओजोन एब्जॉर्ब्स ultraviolet radiations coming from the sun and breaks down to form oxygen। क्या होता है, जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, रेडिएशन आ रही हैं, वो ओजोन लेयर के द्वारा, इस लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये इसको किस फॉर्म में, O2 की फॉर्म में क्या करेगा, ब्रेक डाउन इसका करेगा। क्लियर है? इन दिस वे ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इस तरह से आपका जो ओजोन लेयर होती है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब, अवशोषित कर लेती है और प्रोटेक्टिव शील्ड की भांति कार्य करती है। क्लियर है? चलिए, तो क्या कहा हमने, ओजोन, आंसर क्या है, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को, और ये पराबैंगनी किरणें कहां से आ रही है, सूर्य से। ठीक है, किरणों को अवशोषित पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं तथा O2 के रूप में तोड़ती है। ठीक है, पराबैंगनी किरणें कौन सी है, सूर्य से आने वाली। ठीक है, और इसी प्रकार ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अर्थ पर नहीं आने देती और प्रोटेक्टिव शील्ड की भांति कार्य करती है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे आंसर, फिर आगे देखेंगे। Give two examples for each of the following cases: physical change which are reversible, physical changes which are not reversible, and C, chemical change. Okay, give two examples for each of the following cases. सारे जो भी तीन आपको यहाँ पर केस दिए गए हैं उनमें आपको उदाहरण देने हैं, किस किस के। पहला है फिजिकल चेंज, यानी कि भौतिक परिवर्तन, विच आर रिवर्सिबल, यानी कि उत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन। यानी ऐसा भौतिक परिवर्तन तो हो, लेकिन ऐसा हो जिसको कि वापस से आप जो पुराना पदार्थ है आपके पास या इनिशियल स्टेज में जो सब्सटेंस था उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पानी का बर्फ का पिघलना। पहले आपके पास बर्फ थी, बर्फ पिघल करके पानी बन गई, फिर से पानी को आप कम टेम्परेचर पे ले जाइए, जमा दीजिए, तो आपको दोबारा बर्फ प्राप्त हो जाएगी। तो ये कैसी है, उत्क्रमणीय फिजिकल चेंज है। ठीक है, या आपने क्या कर लिया, पानी था, पानी से भाप बना दिया, फिर भाप को क्या कर दीजिए, संघनित कर लीजिए, ठंडी कर लीजिए, वो फिर से पानी में बदल जाएगी। तो ये उत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, वैक्स मेल्ट होती है, मेल्ट होकर के आपका लिक्विड द्रव अवस्था में आ जाती है, फिर ठंडी होगी तो फिर दोबारा जम जाएगी। तो ये आपका उत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन है। और फिजिकल चेंज विच आर नॉट रिवर्सिबल, यानी अनुत्क्रमणीय। अब भौतिक ही होगा परिवर्तन, लेकिन कैसा हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। कोई चीज को काट करके छोटा कर दीजिए, जैसे पेपर को काट करके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए पेपर के, तो वो फिर कैसा हो गया,
इरिवर्सिबल हो गया, क्योंकि अब आप उसको दोबारा पुनः वापस बड़ी जो शीट थी आपके पास एक पेपर की, वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लकड़ी का बहुत बड़ा गुटका है आपके पास, उसके काट करके छोटे छोटे ब्लॉक्स बना दिए आपने, तो भी क्या होगा, आप पुनः उससे पुरानी बड़ी लकड़ी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये कैसे हैं, ये फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज, क्योंकि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में, भौतिक गुण में सिर्फ आकार में परिवर्तन आया है, लेकिन आपका क्योंकि अनुत्क्रमणीय है, हम वापस उसी जो इनिशियल स्टेज में सब्सटेंस था उसके पास नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, अनुत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन। ओके, तो लकड़ी का काटना, पेपर का काटना, ये सब क्या है, अनुत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन है। तीसरा है आपका केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण जैसे किसी दहन किसी चीज का जलना, वो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे मोमबत्ती में जो बाती है उसका जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। खाने का बनना, पकना, वो भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन। खाने का पाचन, भोजन का पाचन जो हमारे शरीर में होता है, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। लोहे पर जंग लगना, वो सब भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ओके, चलिए आंसर नोट करेंगे। पहला है फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर को फोल्ड कर लिया गया है, मोड़ लिया गया है, या आप कटिंग बोल सकते हैं, कटिंग ऑफ पेपर। ओके, और दूसरा है मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। ये सारे क्या हैं, उत्क्रमणीय, पहले वाले इसके एग्जाम्पल है उत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन की, पेपर को काटना और बर्फ का पिघलना। दूसरा अनुत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज विच आर नॉट रिवर्सिबल, टीयरिंग ऑफ पेपर। अच्छा, पहला वाला आपका उत्क्रमणीय था, यानी कि उसको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। उसमें फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर को फोल्ड करके छोटा किया, फिर उसको खोल लेंगे तो पुरानी शीट मिल जाएगी। मेल्टिंग ऑफ आइस, सिर्फ क्या किया, बर्फ को पिघलाया और दोबारा से उसको ठंडा कर लीजिए, दोबारा से आपको बर्फ मिल जाएगी। फिजिकल चेंज विच आर नॉट रिवर्सिबल, अब आपका आएगा टेयरिंग ऑफ पेपर, यानी कि कटिंग। ठीक है, जो इरिवर्सिबल है, जिसमें आप पुनः दोबारा से वही चीज नहीं प्राप्त कर पा रहे। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कांच की ग्लास का टूट जाना। ठीक है, इसमें भी आपको, क्योंकि है तो वो कांच ही, जो टुकड़े होंगे, छोटे छोटे पीस होंगे, तो वो भी टुकड़े ही हैं, कांच के ही हैं, नया पदार्थ कोई नहीं बनाया, सिर्फ कांच टूट चुका है। अब आप दोबारा उससे पुनः ग्लास नहीं बना पाएंगे। तो ये कैसा है, इरिवर्सिबल है, लेकिन कैसा है, फिजिकल चेंज है, इसलिए इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज, सी रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा, विनेगर और बेकिंग सोडा के बीच जो अभिक्रिया हो रही थी, वो किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का, क्योंकि नया पदार्थ बन रहा है। बर्निंग ऑफ अ मैच स्टिक, माचिस की तीली का जलना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ओके, तो जल्दी से नोट करेंगे इनको सबको, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is fiber? What is fiber? Okay? या आपका क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट आर फाइबर्स। ठीक है, यानी रेशे क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे। अच्छा, रेशे क्या होते हैं, रेशे बहुत थिन फिलामेंट्स होते हैं, बहुत पतले पतले तंतु होते हैं, जिनसे कि आपका धागा मिलकर के बना हुआ होता है। ओके, तो लिखिए फाइन लॉन्ग फिलामेंट, फाइन लॉन्ग फिलामेंट्स और कंटिन्यूअस थ्रेड। कॉन्टिन्यूअस थ्रेड का मतलब लंबा आपको एक फाइन तंतु मिलेगा, और वो तंतु एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, और फिर किसका निर्माण होता है, रेशे का निर्माण होता है। थ्रेड्स आर अक्वायर्ड from animals and plants.
जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से लिए जाते हैं, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स, कितने 2 प्रकार के रेशे होंगे आपका। पहला होगा प्लांट फाइबर, पादप रेशे, और दूसरे होंगे आपके एनिमल फाइबर, यानी कि आपका जंतु रेशे। क्लियर है? तो इस प्रकार का फाइबर के बारे में कुछ पूछा जाएगा तो फाइबर क्या है? पतले पतले तंतु हैं जो कि आपका कंटिन्यूअसली जुड़े हुए होते हैं और जुड़ करके एक थ्रेड बना दें। ये कहाँ कहाँ से? एनिमल्स और प्लांट से मिल सकते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लांट फाइबर होता है जो प्लांट से निकाला जाएगा, और एक एनिमल फाइबर होगा जो कि आपका एनिमल्स यानी कि जंतुओं से ऑब्टेन किया जाएगा। क्लियर है? प्लांट फाइबर में सिल्क पढ़ते हैं, कॉटन, कॉटन पढ़ते हैं प्लांट फाइबर में, और क्या पढ़ते हैं? जूट पढ़ते हैं, जूट भी आता है आपका। सिल्क आपका एनिमल फाइबर में आता है, सिल्क हो गया, ऊल हो गई, ये। क्लियर? सिल्क एनिमल फाइबर में आता है क्योंकि ये सिल्क वॉर्म से निकलता है। जूट आपका प्लांट से आती है, कॉटन कपास के प्लांट से आती है। सिल्क की बात करें, सिल्क वॉर्म से आता है। वूल किससे आती है? वूल आपके अलग अलग एनिमल से आती है, जो कि हेयरी एनिमल्स होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं जिन जानवरों के, तो उनसे आपका वूल प्राप्त की जाती है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। तो बच्चों, होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने एक और प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस देखे। 6 प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा था, उसी के क्वेश्चन आंसर चल रहे थे। तो आज भी हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं, जाने हैं किस प्रकार से कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका उत्तर किस प्रकार देना है। ठीक है, तो अभी तक आपके सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो चुके हैं सभी चैप्टर्स के। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं। ओके, केमिस्ट्री पोर्शन के आपके सारे चैप्टर्स आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। अब हम इनको दोबारा से रिवाइज करेंगे अपने आने वाले सेशंस में, और तब तक आपको अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करते रहना है। ठीक है, और आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।